Good morning. This is your mentor, Mr. Dheeraj Yadav, and in this lecture, we are going to resume our this session. Okay, and here has been given the question number 150. One cannot expect children to understand this problem. Yeah, we have done this question, so we have to move further on question number 151. Okay, why did the why did she break the garden wall? यानी why was the garden wall broken by her? पहली चीज की वाई के बाद हेल्पिंग में नहीं दिया है, हेड में चेंज नहीं कर सकते, ओके विल में चेंज नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बना क्या सी करेक्ट। करेक्ट हुआ, आगे बढ़ जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि कितना 30 सेकेंड्स भी नहीं लग रहे हैं हमें राइट आंसर तक पहुंचने में। तो अगर आप ये अप्रोच को रख रहे हैं अपने पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए, तो आई होप कि मैं दावा कर सकता हूँ आप अपने लक्ष्य के बहुत ही करीब हैं। ओके, इसी तरीके के सेशंस को पाने के लिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है लिखा हुआ, द स्टूडेंट्स वर लविंग एट द ओल्ड मैन, यानी द ओल्ड मैन वॉज बींग लव्ड एट बाय द स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट्स को ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका जो राइट आंसर बनेगा ना, वो बनेगा, सब में क्या दिया है, ये तो वॉज लव्ड नहीं होगा। द ओल्ड मैन वॉज बींग लव्ड बाई के पहले प्रपोजिशन एट नहीं दिया, इसलिए रॉन्ग हो गया। द ओल्ड मैन इज लविंग एट द स्टूडेंट्स, नॉट एट ऑल। ऑप्शन नंबर बना ए और यही करेक्ट आंसर है, आगे बढ़ जाएंगे। लिखा गया द ओल्ड मैन वॉज बींग लव्ड एट बाय द स्टूडेंट्स। हम इस प्रपोजिशन को पैसिव वॉइस में ओमिट नहीं कर सकते ड्यू टू we cannot avoid the using preposition at in this statement, that's why we have to choose option number a. Okay, next हमारे सामने नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन है, ही एडमोनाइज्ड हर फॉर द एरर, यानी कि सी वॉज एडमोनाइज्ड for the error by him. Okay, she was admonished by him for the error. A is the correct statement. A is the correct statement. has been में आप चेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। ओके, उसी तरीके से आप सभी के समक्ष लिखा गया उड भी में नहीं जाएगा, इज एडमोनाइज्ड में नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 है, कैन वी सेंड दिस बिग पार्सल बाई एयर, यानी कि कैन दिस बिग पार्सल बी सेंट बाई एयर बाई अस। Can this big parcel be sent by air is the correct answer. Can this big parcel sent भी दिया ही नहीं है, क्या कुड में चेंज करोगे नहीं, कुड में चेंज करोगे नहीं, इसलिए आंसर क्या बना, ए बना। नेक्स्ट लिखा गया है 155 नंबर क्वेश्चन, 55 नंबर क्वेश्चन है, द बॉयज सेव्ड मेनी एल्डर्स फ्रॉम ड्रॉनिंग। ओके, मेनी एल्डर्स वर सेव्ड फ्रॉम ड्रॉनिंग बाय द बॉयज। आप एक बात हमेशा याद रखना कि सिंक और ड्राउन में बहुत ही बारीकी डिफरेंस है। सिंक हमेशा नॉन लिविंग थिंग के लिए आता है और ड्राउन किसी जीवित प्राणी को पानी के अंदर, जल के अंदर तब तक डुबोए रखना जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आता है ड्रॉन। यहाँ पे हमें सिंक नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे कि अगर हम पानी में किसी खिलौनों को डुबा रहे हैं, किसी प्लास्टिक की चीज़ों को डुबा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आप यूज़ करोगे, सिंक यूज़ करोगे। ओके, आई होप कितनी बातें क्लियर हो गई माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये पता लग गया होगा कि ये आर शेप में तो जाएगा नहीं, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आर भी नहीं जाएगा, हैव भी नहीं जाएगा, इसलिए आंसर क्या बना, सी बना। मेनी एल्डर्स वर सेव्ड फ्रॉम ड्रॉइंग द बॉयज। नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस, यानी कि द गार्ड रिफ्यूज्ड हिज या गॉड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस इज द करेक्ट आंसर। पहली चीज़ की रिफ्यूज, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसमें भी सब्जेक्ट प्लूरल है, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन वर्ब कैसा दिया है, प्लूरल। तो ये तो बहुत ही महावाहियात ऑप्शन दिया गया है हमारे सामने। ओके, पहली चीज़ नहीं, सॉरी यहाँ गॉड प्लूरल है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस करेक्ट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस गिवन स्टेटमेंट इसका पैसिव वॉइस ये नहीं बनेगा। द गॉड रिफ्यूज्ड हिम फॉर एडमिटेंस, या सही है स्टेटमेंट, लेकिन आप देख पा रहे होगे कि प्रपोजिशन फॉर नहीं दिया, तो पैस एक्टिव वॉइस में भी प्रपोजिशन फॉर का यूज़ हम नहीं कर सकते, हम बाध्य हैं नहीं यूज़ करने के लिए, और हैव में तो जा नहीं सकता, इसलिए आंसर क्या बना, डी बना। नेक्स्ट
हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मी, यानी कि आई विल टेक केयर ऑफ यू, आई विल टेक केयर ऑफ यू विल बी द करेक्ट आंसर। ये आई विल के बाद बिंग कब से आने लगा भैया, ये तो हो ये होता ही नहीं है, उड़ तो चलेगा नहीं, विल भी तो आएगा नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या बना, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। आप देख पा रहे हो कि कितने सेकेंड्स के अंदर, मुझे सेकेंड्स नहीं लग रहे हैं क्वेश्चंस के आंसर तक पहुंचने में, और फटाफट मैं क्वेश्चंस को डील कर ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और आपको भी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। प्रोमिस मस्ट शुड बी केप्ट, यानी कि वन शुड कीप वंस प्रोमिस इज द करेक्ट आंसर। केप्ट नहीं, केप्ट द प्रोमिस नहीं, मस्ट वी मस्ट कीप देयर प्रोमिस नहीं, यू मस्ट कीप द प्रोमिस नहीं। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा गया circumstances forced him to resign his post, यानी he was forced to resign his post by the circumstances। ओके, तो he was forced, पहले circumstance ये तो बनेगा नहीं आंसर। ओके, he is forced and resigned नहीं, B is the correct answer, he was forced to resign his post। नेक्स्ट लिखा गया है he would have written his essay in time, यानी this essay in time, this essay would have been written in time by him, ये तो चलेगा नहीं। ओके, और ना would have के बाद बीन आएगा, उसके बाद written by him in time will be the correct answer, B is the correct answer, बाकी सारे ऑप्शंस रॉन्ग हैं। नेक्स्ट I give alarms to the poor on Saturdays। ओके, अलार्म्स आर गिवन टू द पुअर ऑन सैटरडेज बाय मी होना चाहिए इसका आंसर। ओके, पहली चीज़ कि ये जो आप देख रहे हो अलार्म्स, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसका अर्थ होता है भिक्षा, जिसका अर्थ होता है क्या, भिक्षा। हम गरीबों को भिक्षा देते हैं। ओके, जो बेगर्स होते हैं, जो मेंडिकेंट होते हैं, हमें उन्हें क्या देते हैं, भिक्षा देते हैं। भिक्षा को इंग्लिश में अलार्म्स बोलते हैं हमेशा ही ना। एक ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन के साथ भी वर्ब कैसी जाएगी, प्लूरल। तो ये इज वाला तो ऑप्शन क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। अलार्म्स चूंकि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इसको सब्जेक्ट के तौर पे ले लिया गया, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा गया है, इसीलिए इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले प्रेपोजिशन टू देखने को मिल रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यही आंसर क्या है, हमारा आंसर हो जाएगा, यही क्या है, आंसर हो जाएगा। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सर सैटरडे क्यों लिखा है, सैटरडेज क्यों लिखा है, सैटरडे क्यों नहीं लिखा। तो इस स्टेटमेंट में हमें ये बताया जा रहा है कि जो डूअर है ना, डूअर के द्वारा, मतलब जो काम करने वाला करता है ना, उसके द्वारा हर एक एक सैटरडे को पुअर को, गरीबों को भिक्षा दी जाती है। इसलिए इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में हमें यूज करना पड़ेगा ऑन सैटरडेज। ओके, नॉट सैटरडे, केवल एक सैटरडे को नहीं, ऐसे हर सैटरडे को गरीबों को भिक्षा दी जाती है, इसकी वजह से। नेक्स्ट आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि जब कभी भी एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है, तो एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगाने पर ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है, और प्लूरल कॉमन नाउन बनने की वजह से ये पूरे कम्युनिटी के बारे में बात करने लगता है। ओके, पूरे कम्युनिटी के बारे में बात करेगा तो कम्युनिटी तो सिंगुलर होगी नहीं, उसे तो प्लूरल ही माना जाएगा, और प्लूरल होने की वजह से ही इसके अंत में आप अगेन एस नहीं जोड़ सकते, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। अलार्म्स वर पास्ट में नहीं ले जा सकते क्योंकि प्रेजेंट में दिया था। ओके, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस तो गए, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस तो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 162। गॉड हेल्प्स द ब्रेव आर हेल्प्ड बाय द गॉड। द ब्रेव, अभी आप मैंने क्या बताया, ये क्या है, ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव है, इसके पहले क्या लग गया, द, तो ये प्लूरल कॉमन नाउन बन गया, तो ये तो प्लूरल हुआ ना, तो इज तो हेल्पिंग वर्ब चलेगी नहीं, सिंगुलर। द ब्रेव आर हेल्प्ड बाई गॉड इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आर के बाद ना वर्ब फर्स्ट फॉर्म दिया है, जो कि रॉन्ग है। ब्रेव हेल्प्ड बाई गॉड, ये हमें हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका आंसर क्या बना, सी बना। नेक्स्ट ओके डी स्टूडेंट्स, 163 नंबर क्वेश्चन है, आई हैवंट रेड थ्री मस्किटस, यानी कि थ्री मस्किटस हैजंट बीन रेड बाय मी। आप देख पा रहे होंगे कि सर ये तो यहाँ पे तो थ्री मस्किटस लिखा है, ये तो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ नहीं मेरे डियर स्टूडेंट्स। आप सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये प्लूरल, ये प्रॉपर नाउन, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, और इसका जो
लेटर है ना, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ तो इससे भी पता लग जाएगा आपको। यह तो एक सब्जेक्ट का नाम है, और यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई देश, व्यक्ति, किताब का नाम हो तो इसे सिंगुलर मानेंगे तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऐसे नेम या टाइटल से किसी एक व्यक्ति का बोध होता है, दो या अनेक का नहीं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 3 मस्किटोज हैज नॉट बीन रेड बाय मी इज द करेक्ट आंसर। हैज बीन फिर नॉट नहीं आता, इसलिए रॉन्ग हो गया। ओके, 3 मस्किटोज हैज नॉट बीन रेड बाय मी, रेडेड नहीं होता, आपको पता ही है रेडेड नहीं होता, रेड की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इसलिए आंसर क्या बना, बी आंसर बना। नेक्स्ट, ओके, हियर हैज बीन गिवन कि आई एम गोइंग टू बाय न्यू स्पेक्टिकल्स टुमारो, यानी न्यू स्पेक्टिकल्स आर गोइंग टू बी बॉट बाय मी। न्यू स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इज तो गया, ओके, और यहाँ पे न्यू स्पेक्टिकल्स आर गोइंग टू बी बॉट बाय मी टुमारो इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बिंग नहीं लगा सकते आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे आर टू बी, बॉट भी नहीं लगा सकते, इसलिए आंसर क्या बना, यही आंसर बना इसका। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखा है आवर मदर्स यूज टोंग्स वाइल मेकिंग चपातीज। ओके, डेफिनेटली, यानी टोंग्स आर यूज्ड while making chapatis by our mothers। ओके, तो टोंग्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि प्लुरल है, क्योंकि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके दो भाग होते हैं, इनका एक भाग एक दूसरे भाग से अलग नहीं किया जाता। ओके, यदि इनका प्रयोग किसी सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इन्हें प्लुरल माना जाता है और इनके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बेनिकुलर्स, ब्लाउज, पैंट्स, स्कर्ट्स, ओके, स्पेक्टिकल्स, ट्राउजर्स, इस तरीके की जितनी भी दुनिया में नाउन है ना, ये प्लुरल हुआ करते हैं, क्योंकि इनके दो जोड़े होते हैं, इनका एक पेयरिंग एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। वैसे ही टोंग्स है, चिमटा, इसके दो भाग होते हैं, इनका एक भाग एक दूसरे भाग से अलग नहीं किया जा सकता। तो आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर बी में इस दिया है तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, ये तो रॉन्ग हो गया ना। और यहाँ पे दिया है आर के बाद यूज्ड नहीं दिया है, यूज दिया है, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। टोंग्स आर यूज्ड बाय आवर मदर्स व्हाइल चपातीज आर बीइंग मेड, नहीं, ए इज द करेक्ट आंसर, ये भी रॉन्ग हो गया। ओके, tongues are used by our mothers while making chapatis is the correct answer। नेक्स्ट है आई प्ले ब्लीडर्स ड्यूरिंग माई फ्री टाइम, यानी कि ब्लीडर्स इज प्लेड ड्यूरिंग माई फ्री टाइम बाय मी। आप देख पा रहे होंगे कि सर ये तो ब्लीडर्स तो एक प्लुरल सब्जेक्ट है, आप कैसे इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज कर रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि ब्लीडर्स डियर स्टूडेंट्स ये एक खेल का नाम है और ये एक गेम का नाम है, और न किसी भी नाम से, किसी भी टाइटल से किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, दो या अनेक का नहीं। ओके, तो दैट्स वाई इस स्टेटमेंट में आर तो गया, पहली चीज की पास्ट में नहीं ले जा सकते, आर तो गया, और इज ही क्या बना इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ब्लीडर्स इज प्लेड ड्यूरिंग माई फ्री टाइम बाय मी, या बाय मी पहले भी लगा सकते हो और ड्यूरिंग माई फ्री टाइम बाद में भी आ सकता है। तो आंसर क्या बना, डी। नेक्स्ट, आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही प्यारा लग रहा होगा। ओके, आप चैनल को बहुत तेजी के साथ स्प्रेड कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। 167 नंबर क्वेश्चन है, हैव द कार पेंटेड ब्लैक। मैं इस तरीके की पर्टिकुलर टाइप का आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था, मैंने बोर्ड पे पढ़ाया था। ओके, वाइट बोर्ड तो अभी नहीं है पर हो जाएगा। हैव और गेट से जब कभी भी सेंटेंस के बाद ऑब्जेक्ट आए, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म आए, तो हम इसका जब पैसिव बनाने लगेंगे ना, तो आपको लिखना पड़ेगा गेट प्लस समवन प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जैसे लिखा है हैव द कार पेंटेड ब्लैक, यानी गेट समवन टू पेंट द कार ब्लैक विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये पेंट द कार ब्लैक तो ये रॉन्ग हो गया है, आई हैव पेंटेड द कार ब्लैंक हो गया। ओके, ब्लैक हैज बीन पेंटेड बाय द कार, ये क्या ही ऑप्शन है भाई, सी इज द करेक्ट आंसर। गेट समवन टू पेंट द कार ब्लैक इज द करेक्ट आंसर। आई होप डियर स्टूडेंट्स दैट यू आर लर्निंग बेटर। अब यहाँ पे लिखा गया हु हैज़ स्टोलन माई बैनिकुलर्स। आपको मैं बता दूँ आपकी जानकारी के लिए कि बैनिकुलर्स एक प्लुरल सब्जेक्ट है और इसके साथ ना प्लुरल हेल्पिंग वर्ब आएगी। माई बैनिकुलर्स हैव बीन स्टोलन बाई हुम, या बाई हुम हैव माई बैनिकुलर्स बीन स्टोलन भी बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो हु हैव माई बैनिकुलर्स बीन स्टोलन बाई, दोनों तरीके से आप, क्योंकि ना बाई हुम
बाई हुम इक्वल टू हु होता है, बाई हुम इक्वल टू क्या होता है, हु होता है। लेकिन जब कभी भी सेंटेंस में हु का प्रयोग शुरुआत में कर लिया जाएगा, सेंटेंस के आरंभ में, शुरुआत में, प्राकर्म में यूज किया जाता है, तो ये प्रेपोजिशन उठ के सेंटेंस के एंड में जाने लगता है बाई हु के बाद। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, बाई हुम के बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया, तो इसलिए तो इसको काट देंगे, हैज तो आएगा नहीं। ओके, ये भी काट देंगे, इसलिए क्या बचा, बी इज द करेक्ट आंसर। बाई हुम हैव माई बैनिकुलस बीन स्टोलन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा गया है ही हैज बीन अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। ओके, यानी कि पुलिस अरेस्टेड हिम एंड द कोर्ट सेंट हिम टू जेल, द कोर्ट सेंट हिम टू जेल। पहली चीज द पुलिस है, ये अरेस्टेड में तो जाएगा नहीं, क्योंकि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है ना, तो द पुलिस हैज, पुलिस एक प्लूरल कॉमन नाउन है, ये तो सिंगुलर वर्ब लेगा नहीं, ये तो रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट, आप देख पा रहे होंगे लिखा गया है कि पुलिस हैज, ये भी रॉन्ग हो गया, और ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि पुलिस के साथ आप हैज यूज नहीं कर सकते, हैव यूज होगा। द पुलिस हैव अरेस्टेड हिम एंड द कोर्ट हैज सेंट हिम टू जेल, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा गया है अन्ना एंड हिज टीम होप टू फाइट करप्शन विद जैन लोकपाल बिल, यानी कि अन्ना एंड टीम होप, अन्ना एंड हिज टीम होप, पहला इस सब्जेक्ट को हमें एज इट इज लेना है। ओके, क्या लेना है, एज इट इज लेना है। उसके बाद ना, या आप तो लिख सकते हो टू फाइट करप्शन, टू फाइट करप्शन इज होप्ड, इज होप्ड। सेंटेंस का टू फाइट करप्शन वाज बीइंग पास्ट में नहीं जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, इसलिए बिंग में नहीं जाएगा। इसके बाद से कब बिन आने लगा, रॉन्ग है, ए इज द करेक्ट आंसर। इट इज होप्ड बाय अन्ना एंड हिज टीम दैट दे वुड फाइट करप्शन बाय जैन लोकपाल बिल इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट लिखा गया द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू कंक्वायर कैथरेज। ओके, यानी आपको बोलना पड़ेगा कि कैथरीज was expected to be conquered by Greeks. D is the correct answer. To conquer Cathras was expected. No. It was expected by Greeks to conquer Cathras. नहीं, यहाँ पे ना आपको मैं मीनिंग बता दूं, मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। यहाँ पे बोल रहा था ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू कंक्वायर कार्थरेज, ग्रीक्स ने एक्सपेक्ट किया क्या, कंक्वायर करने को, किसको, कैथरेज को, यानी कि इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स टू कंक्वायर कैथरेज। ओके, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या बना, पीपल नहीं, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाई ग्रीक्स टू कंक्वायर कैथरेज इज द, बी इज द करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग हो गया और ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट लिखा गया है क्वेश्चन में रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि द रोम्स डिड नॉट बिल्ड होम इन अ डे, रोम इन अ डे। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं जाएगा, डिड में नहीं जाएगा। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे डिड बिल्ड इन अ डे, दे में नहीं जाएगा। ओके, क्योंकि रोम की बात किया गया तो रोमन्स ही आएंगे, कुड में तो जा ही नहीं सकता, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। द रोमन्स डिड नॉट बिल्ड रोम इन अ डे। और किसी भी चीज़ को हम एक दिन में थोड़ी ना बना सकते हैं, एक दिन जरूर बना लेंगे, लेकिन एक दिन में तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही एग्जाम की तैयारी हम एक दिन में तो नहीं कर सकते, लेकिन एक दिन जरूर कर लेंगे। दैट्स वाई अगर हमें किसी चीज़ की नीड है तो वह है कॉन्सिस्टेंसी, कॉन्सिस्टेंसी परसिस्टेंसी के साथ लगे रहें, तो एक दिन ऐसा आएगा जब हम सारे ही क्वेश्चंस को बड़े ही स्मूथली कर पा रहे होंगे। जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि मैं बड़े ही आसानी के साथ किसी भी क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स के अंदर चीज़ों को, क्वेश्चंस को रॉक कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये 173 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रॉक कर रहा है। आप जल्दी से फटाफट इस वीडियो को पॉज करके और इस क्वेश्चन को इंस्टेंटली आंसर करेंगे अपने कमेंट बॉक्स में। ओके, नेक्स्ट द शिप इज बीइंग टेकन टू सेव वाटर बाय द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू, यानी द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू इज टेकिंग द शिप टू सेव वाटर, टू सेव वाटर।
और इस क्वेश्चन में सीखने के लिए हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, बट क्या ही बताऊं, डिजिटल बोर्ड ना होने की वजह से बहुत ही चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ रहा है। जो मेरे अंदर आग है, उस आग को कंट्रोल करना पड़ रहा है। सामने नहीं आ पा रहा, नहीं दहाड़ पा रहा माय डियर स्टूडेंट्स, बट उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी वो सारी चीज़ें मेरे पास भी हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा है द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू इज टेकिंग द शिप टू सेफ वाटर। यही इसका करेक्ट आंसर है। ये द कैप्टन एंड नॉट हिज क्रू आर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब कभी भी दो नाउन को एंड नॉट से जोड़ते हैं ना, एंड नॉट से जोड़ते हैं ना, तो फर्स्ट नाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही हमें क्या लेना होता है, वर्ब लेना होता है। तो आप देख पा रहे होंगे द कैप्टन तो सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता। ओके, दो ऑप्शंस तो आपने एक इसी कॉन्सेप्ट के जरिए डील कर लिया। अब आपको क्या ही देखना है कि भाई बिंग में क्यों चेंज करोगे, बिंग में तो ऑलरेडी ये पैसिव वॉइस में दिया है ना, इसलिए आपको किस में यूज़ करना है, एक्टिव वॉइस में यूज़ करना है। आई होप मेरे डियर स्टूडेंट्स कि आपको ये चीज़ें पता लग रही होंगी। ओके, आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। लिखा गया 174 नंबर क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ इज लाइक्ड बाई नीदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, तो मैं एक और चीज़ बता दूं आपको, पहला की ऑब्जेक्ट क्या लेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट, नीदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स आर लाइकिंग द एंटी आर लाइकिंग स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ। अब मैं आप यही सोच रहे होंगे ना कि सर आपने आर क्यों यूज़ किया, आपने सेंट्रल। और तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, नीदर नॉर, जब कभी भी सेंटेंस में दो नाउन को, नीदर दो प्रोनाउन को, दो एडजेक्टिव्स को, या किसी भी चीज़ को, दो चीज़ों को जब जोड़ते हैं ना, तो सेकेंड सब्जेक्ट के जो कि वर्ब के नियरेस्ट होती है, उसी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग हमें वर्ब यूज़ करना पड़ता है। तो आप देख पा रहे हो कि नीदर के बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये सिंगुलर है। नॉर के बाद आने वाला द स्टेट गवर्नमेंट्स कैसा है, प्लूरल है। तो इसी के प्लूरल होने की वजह से ना हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करना पड़ेगा। तो आप जिसमें देखोगे लाइक्स, तो आपको उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। पहली चीज़ कि लाइक्स नहीं हो सकता, लाइक्ड में नहीं जाएगा। ओके, अब बचा ये कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बना रहा, इसलिए आर लाइकिंग नहीं हो सकता। हमारा आंसर क्या बना, बी आंसर बना। नीदर द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर द स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक स्ट्रॉन्ग एंटी करप्शन लॉ। आप देख पा रहे होंगे कि कितने कितनी इस तरीके की चीज़ें ट्रिकी है, कितना ही ट्रिक फॉलो किया जा रहा है इसमें। ओके, राइट आंसर तक पहुंचने में, और बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है ये। ओके, लिखा गया है इफ़ यू कैनॉट चेंज द मास्टर यू कैनॉट चेंज द डेस्टिनी। डेफिनेटली इसका होगा इफ, ओहो, द डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड। पहली चीज की कुडंट में नहीं जाएगा, कुडंट में नहीं जाएगा। द डेस्टिनी कैन नॉट बी चेंज्ड इफ मास्टर कैन नॉट बी चेंज्ड, इफ द मास्टर्स कैन नॉट बी चेंज्ड। यहाँ पे दिया है, ये तो एक्टिव वॉइस में दिया है, इसलिए रॉन्ग हो गया। ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि इसका ये पैसिव नहीं बनाया, इसलिए सी डी इज द करेक्ट आंसर। द डेस्टिनी कैनॉट बी चेंज्ड इफ मास्टर्स कैनॉट बी चेंज्ड, इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा गया है द कर्ड स्मेल्ट श्योर, यानी द कर्ड वॉज श्योर व्हेन इट वॉज स्मेल्टेड। ये इज तो रॉन्ग है, ये तो यहाँ पे प्रोनाउन नहीं दिया इसलिए रॉन्ग हो गया। ओके, इज में तो जाएगा नहीं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, ये वॉज स्मेलिंग नहीं हो सकता, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी नहीं आता, वर्ब थर्ड फॉर्म आता है, वर्ब थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 177 नंबर क्वेश्चन है, पीपल आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट गवर्नमेंट्स डेस्पोटिज्म। यस, डेफिनेटली गवर्नमेंट का डेस्पोटिज्म तो है। ओके, इसीलिए हमें एनटीसीपीज के एग्ज़ाम्स में बहुत सारी धांधली देखने को मिल रहा है, और इसके अगेंस्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स रोड पे खड़े हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी उनके आवाज़ को नहीं दबाया जा रहा है। ओके, फिर भी उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। कोई द गवर्नमेंट इज़ नॉट पेइंग एनी हीड एंड एनी अटेंशन टू देयर वॉइस। दैट्स वाई आई डोंट थिंक दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। If there were democracy in India, there wouldn't be such type of protest among youth. Okay, so
I will suggest and I will request each and every single student not to tolerate such type of despotism of government. तो ये तो बात रही हमारे चीज़ों की, बट इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा हमें ये देखना है। ओके, तो आपको ऑब्जेक्ट क्या लेना है, आपको ऑब्जेक्ट लेना है द गवर्नमेंट्स डेस्पोटिज्म इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय पीपल। ओके, तो ये तो सारे ही ऑप्शन दिए, वॉज नहीं जाएगा, ओके, इज नॉट बीइंग में जा ही नहीं सकता, इज नॉट टू बी टॉलरेटेड नहीं जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ेंगे फटाफट। लिखा गया गवर्नमेंट्स डिस्पोटिज्म इज नॉट गोइंग टू बी टॉलरेटेड बाय पीपल। नेक्स्ट देखो लिखा है ही इज राइटिंग अ लेटर, यानी कि अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम इज द करेक्ट आंसर। इज रिटन नहीं ना, हैज बीन रिटन। वाह, कैसे हो सकता है भाई। लेटर, लेट अ लेटर बी रिटन बाय हिम नहीं, इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ओके, द मैन कट द ट्री इनटू थिन स्ट्राइप्स। ओहो, पेड़ों को मत काटो यार। लिखा गया है जब इसका हम पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करेंगे ना, तो होगा द ट्री वॉज कट इनटू थिन स्ट्राइप्स बाय द मैन। ओके, द ट्री कट इटसेल्फ, इटसेल्फ कैसे कट कर सकता है, ये तो जाएगा नहीं। ओके, कैन कैसे आप यूज कर सकते हो। ओके, कहीं क्वेश्चन में दिखा है क्या, नहीं ना। ए इज द करेक्ट आंसर, द ट्री वॉज कट इनटू थिन स्ट्राइप्स बाय द मैन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फिर लिखा है माई फादर गेव मी 100 रुपी नोट नोट यस्टरडे। ओके, यानी कि आई वॉज गिवन 100 रुपी नोट यस्टरडे बाई माई फादर। ओके, या तो आप आपके पास दो दो ऑब्जेक्ट है, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, आप स्वतंत्र हैं दोनों ही ऑब्जेक्ट्स में से किसी एक को चूज करने के लिए। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि स्टेटमेंट में जो कमीशन के द्वारा ऑप्शंस दिए गए हैं, जो आपको ऑप्शन सजेस्टेड हैं, उनमें चार ही ऑप्शंस है, और उन्हीं चार ऑप्शंस में से आपको बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। तो बेस्ट ऑप्शंस में तो मुझे नहीं लगता कि इस आंसर में आपको पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया गया है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देने की वजह से ये माई फादर ही तो किए, मेरे फादर पैसे दे रहे हैं ना यहाँ पे, तो माई फादर कैसे यहाँ पे नो रिसीवर ऑफ एक्शन हो सकता है, तो इसलिए डी इज द करेक्ट आंसर, रॉन्ग आंसर। ओके, अब बात रही कि नोट हैड में तो जाएगा नहीं ना, इसलिए ये भी रॉन्ग हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि मैं कैसे ऑप्शंस को इंस्टेंटली इलिमिनेट कर दे रहा हूँ। बीइंग में तो जाएगा नहीं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता तो ये वाला आंसर क्या होता, करेक्ट होता, यानी बी। तो बी भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। इसलिए क्या हो गया, इज द करेक्ट आंसर। 100 रुपी नोट वॉज गिवन टू मी बाई माई फादर यस्टरडे। नेक्स्ट okay students, the question number 181 is the pilot landed the plane safely, the plane was landed safely by the pilot। हैड बीन में आप क्यों चेंज करोगे, हैज बीन में कैसे चेंज कर सकते हैं। वॉज टू बी लैंडेड सेफली बाय द पायलट भी नहीं होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ओके स्टूडेंट्स, हमारे सामने 182 नंबर क्वेश्चन है। आभा सेंट मी अ कार्ड, यानी आई वॉज सेंट अ कार्ड बाई आभा। अगर आप अ कार्ड को ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो प्रेपोजिशन टू का यूज करना पड़ेगा, यानी अ कार्ड वॉज सेंट टू मी बाई आभा। विल बी में आप कैसे चेंज कर पाओगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, विल बी में नहीं जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी नहीं है, इसलिए इज नहीं होगा। क्या हो गया, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा गया है ही विल नेवर फॉरगेट इट, यानी इट विल नेवर बी फॉरगट बाई हिम। इट विल नेवर बी फॉरगटन नहीं होता। मैं एक चीज़ बता दूं, बहुत ही लोग मिस्टेक करते हैं, जैसा कि इस क्वेश्चन में कमीशन के द्वारा ये मिस्टेक करी गई है। इट विल नेवर बी फॉरगटन पहला चीज़ की ये आंसर हो गया। कैन नेवर में, कैन में, शुड में, मे में चेंज नहीं कर सकते आप, यही इज़ द करेक्ट आंसर। और जो मैं बताना चाह रहा हूँ ना कि ये फॉरगटन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप अगर आप वर्ड, आपको पता है गेट, गेट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, गॉट होता है। थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, गॉट होता है। और थर्ड फॉर्म दूसरा क्या होता है, गॉटन होता है। आपने गॉटन भी सुना होगा। ये गॉटन
डबल टी ई एन लगने पे माय डियर स्टूडेंट्स ये एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है और ये वर्ब के रूप में भी, ये केवल वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। तो ये थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, लेकिन गॉटन तो एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। वैसे ही आपके सामने मैं बात करूँ प्रूव की, तो प्रूव का सेकंड फॉर्म प्रूव्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी प्रूव्ड और थर्ड फॉर्म प्रूवन भी होता है, लेकिन प्रूवन ना एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव प्रूव्ड दिस फैक्ट, आई हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चंस करेक्ट। बट आपको बहुत ही शौक लगेगा सुन के कि आई हैव अ प्रूवन फैक्ट, आई हैव अ प्रूवन क्वेश्चन, इस तरीके से आई हैव अ प्रूवन थियरी, लेकिन द आइंस्टीन प्रूव्ड द थियरी। आपको पता लग ही गया होगा कि प्रूव और प्रूवन उसी तरीके से फॉरगटन नहीं होता, फॉरगट होगा, क्योंकि फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म फॉरगट, थर्ड फॉर्म भी फॉरगट, और थर्ड फॉर्म दूसरा जो होता है ना फॉरगटन, वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन में ये तो पहली चीज़ की रॉन्ग था, ये क्वेश्चन रॉन्ग था। बट आप एग्जामिनेशन हॉल में ये जज नहीं करेंगे कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, मैं मुझे तो छोड़ना है, ये छोड़ना है, ऐसा नहीं। जो बेस्ट ऑप्शन है ना आप उसको टिक करोगे और आगे बढ़ोगे, अदरवाइज नंबर कट जाएंगे। नेक्स्ट 184 नंबर क्वेश्चन है, लेट नॉट हिज इंसल्टिंग वर्ड्स बी माइंडेड। ओके, यानी कि डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड्स, डोंट माइंड हिज इंसल्टिंग वर्ड, ये डोंट इंसल्ट हिम हिज विद हिज वर्ड्स, ये कोई ऑप्शन नहीं है। डू माइंड, क्यों माइंड करें, यहाँ तो मना करा जा रहा है ना, नेगेटिव इंपरेटिव है ना, दैट्स वाई बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, okay dear students, here has been written, here has been given, we have been given, the students have been punished by the teacher for negligence of duty, yani the teacher has punished the students for negligence of duty। हेड में नहीं जा सकता, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं जाएगा। ओके, सब्जेक्ट टीचर सिंगुलर है तो इसलिए हैव नहीं आएगा, इसलिए क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर, द टीचर हैज पनिश्ड द स्टूडेंट्स फॉर देयर नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटी। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है, द स्टॉर्म हैज डिस्ट्रॉयड 12 हाउसेस, यानी कि जब इसका पैसिव बनाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 12 हाउसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म, बाय द स्टॉर्म। हैड बीन में नहीं जा सकता, वर में नहीं जा सकता। ओके, यहाँ पे 12 हाउसेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय द स्टॉर्म, बीन स्टॉर्म्ड थोड़ी ना बोलोगे आप, इसलिए रॉन्ग हो गया, डी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ओके आई होप कि आप इस सेशन को बड़ा ही इंजॉय कर रहे होंगे। ओके, लिखा गया है सी इज रीडिंग अ नॉवेल, यानी अ नॉवेल इज बीइंग read बाय हर। हैज बीन में क्यों, इज में क्यों, वाज में क्यों, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलते हैं आगे। ओके, द होल विलेज वॉज रेवेज्ड बाय द मैन ईटर्स। ओके, यानी कि द मैन ईटर रेवेज्ड द होल विलेज। ओके, ये रेवेजेस में नहीं जाएगा क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दिया है। ओके, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। द होल विलेज इज नहीं, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का नो, पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव वॉइस है, हमें एक्टिव वॉइस में इसको चेंज करना है। इज बिंग में नहीं जाएगा, इज रेवेज्ड में नहीं जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। यानी द मैन ईटर रेवेज्ड द होल विलेज। मैन ईटर उसको बोलते हैं जो जो अपने ही प्रजाति का मांस खाता है, जो अपने ही प्रजाति के मीट को खाता है, यानी कि नर भक्षी होता है। अगर एक नर दूसरे नर का अ, अपहरण कर उसके मांस को खाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैन ईटर बोलेंगे। और दूसरे शब्दों में बोलेंगे उसको नरभक्षी, जो हिंदी में बोला जाता है। ओके, आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं 189 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन बहुत ही इसको शॉर्टली बहुत ही कम समय में कर लेंगे। द प्योरिटी ऑफ जस्टिस इज मेंटेन्ड बाय द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द लॉ कोर्ट्स, यानी द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स इन द लॉ कोर्ट maintain maintain okay, the reports of proceedings maintain the purity of justice in the law courts। okay, यही इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आप इस बातों को समझ पा रहे होंगे। ओके,
तो इसका आंसर क्या बनेगा? द मेंटेनेंस में तो आप पहले नहीं लिखोगे, प्योर जस्टिस यही क्या ही आंसर है। द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स इन लॉ कोर्ट मेंटेन द प्योरिटी ऑफ जस्टिस, द करेक्ट आंसर। क्योंकि पहला लिखा गया द लॉ कोर्ट्स मेंटेन, नहीं, लॉ कोर्ट्स मेंटेन नहीं करता, द रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स मेंटेन करता है। कहाँ पर? इन अ लॉ ऑफ कोर्ट, इसलिए बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। बाकी जितने भी ऑप्शंस आपके सामने तीन दिए गए हैं वो महावाहियात ऑप्शंस हैं, इसलिए आप बी को करेक्ट आंसर मान के आगे बढ़ेंगे। आई होप कितनी बातें क्लियर हो रही होंगी। बचे हुए अभी 11 क्वेश्चन है हमारे सामने, उन सारे 11 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे सामने लिखा गया है न्यूटन रोट दिस लेटर यस्टरडे, यानी दिस लेटर वाज रिटन यस्टरडे बाय न्यूटन। यस्टरडे वाज रिटन, कल ही को लिख दिया गया था। वाओ, दिस लेटर नहीं, इसमें नहीं जाएगा। ओके, यहाँ पे वाज के बाद ना रूट दिया है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जो कि पैसिव में लगता नहीं, इसलिए ये रॉन्ग हो गया। सो सी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है 191 नंबर क्वेश्चन। एन अवेयरनेस इज बीइंग क्रिएटेड अमंग द पीपल बाय द गवर्नमेंट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, यानी द गवर्नमेंट इज creating an awareness among the people about the importance of trees is the correct answer. Okay, क्वेश्चन को देखते ही मेरे माइंड में आंसर दौड़ने लगता है, इस तरीके से आपको भी करना है। ओके, तो पहली चीज, द गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग एन अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, यही क्या है? करेक्ट आंसर है। गवर्नमेंट यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाएगा, इसलिए एन क्रिएटिंग नहीं हो सकता। ओके, द गवर्नमेंट क्रिएट्स नहीं, वो तो प्रेजेंट, ये तो ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया है। चूंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप कैसे चेंज कर सकते हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे चेंज कर सकते हो, इसलिए आपका आंसर क्या बना? ए ही करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, ओके डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा गया 192 नंबर क्वेश्चन। एड्स ऑन टीवी इंक्रीज द सेल ऑफ एनी कॉमोडिटी, यानी द सेल ऑफ एनी कॉमोडिटी इज इंक्रीज्ड by ads on television. On television, the sale of any commodity is increased by ads on television. आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मैं आंसर बोल रहा हूँ ना, वो ये आंसर किस ऑप्शन में सजेस्टेड है? तो डी में सजेस्टेड है। आर बिंग आप कैसे लिख सकते हो? आर बिंग कैसे लिख सकते हो? नहीं ना, इस भी आर भी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए नहीं जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस एक एक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर अगर इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपने प्रॉब्लम्स को, ताकि मैं उनको दूर कर पाऊँ। ओके, नेक्स्ट लिखा गया है द इंडियन गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द यूरोपियंस टू विजिट इंडिया, यानी द यूरोपियंस आर बीइंग इनकरेज्ड टू विजिट इंडिया बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ओके, पहली चीज की वो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो इज एम आर के बाद आपको क्या यूज करना पड़ता है? बिंग यूज करना पड़ता है, फिर ना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि आर इनकरेज्ड है, बिंग नहीं दिया, बिंग नहीं दिया। यहाँ पे बिंग दिया है बट यूरोपियंस तो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए सिंगुलर वर्ब चलेगा नहीं, तो ये रॉन्ग हो गया। ओके, सी ही क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट लिखा गया है 194 क्वेश्चन। ही हैंडेड हर अ चेयर, यानी कि सी वॉज हैंडेड अ चेयर बाई हिम, या अ चेयर वॉज हैंडेड टू हर बाई हिम। ओके, सी वॉज हैंडेड अ चेयर बाई हिम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही हमारा आंसर मिल गया। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट लिखा गया है कॉल द पुलिस एट वंस, यानी लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस इज द करेक्ट आंसर। पहले आप क्या यूज करोगे? लेट। लेट के बाद आपको क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपको यूज करना पड़ेगा बी, और बी के जस्ट बाद ना वर्ब थर्ड फॉर्म आता है। ओके, तो इसलिए आप क्या पहले यूज करोगे? पुलिस। लेट के बाद क्या आएगा? लेट द पुलिस बी, कॉल को चेंज करेंगे किसमें? कॉल्ड में। लेट द पुलिस बी कॉल्ड। देखते हैं किस ऑप्शंस में ये आंसर दिया है। लेट द पुलिस बी कॉल्ड एट वंस, डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शंस क्या है? रॉन्ग है। ओके, और ना ये डी भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि पुलिस के बाद बी नहीं दिया, इसलिए रॉन्ग हो गया। और मैंने देखा नहीं, सही से देखा नहीं और फटाफट आंसर लगा दिया। ओके, रॉन्ग है, ये तीनों रॉन्ग है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट लिखा गया पोस्ट द लेटर, यानी लेट द लेटर बी पोस्टेड। लेट द लेटर बी पोस्टेड,
क्या होगा? लेटर इज पोस्टेड नहीं, लेटर वाज पोस्टेड नहीं, लेटर विल बी पोस्टेड नहीं। सी इज द करेक्ट आंसर, लेट द लेटर बी पोस्टेड। नेक्स्ट है हमारे सामने ये आंसर, हु पेंटेड इट, हु पेंटेड इट। माय डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम दो प्रणालियों से बना सकते हैं, हमारे पास दो पद्धतियां होती हैं इस क्वेश्चंस को, इस तरीके के क्वेश्चंस को डील करने के लिए। क्योंकि हमारा सेंटेंस स्टार्ट होने लगता है डायरेक्टली हु बाई व्हाट से, उसके बाद वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म आ सकता है, वर्ब ऑफ फिफ्थ फॉर्म आ सकता है, वर्ब ऑफ ना सेकेंड फॉर्म भी आ सकता है। ओके, तो जैसे लिखा है हु पेंटेड इट, यानी कि बाय हुम वाज इट पेंटेड, एक तो ये आंसर हो सकता है इसका, और दूसरा आंसर हो सकता है हु वाज इट पेंटेड बाय। तो आंसर में हैड में जाएगा नहीं, वाज में जाएगा नहीं, इट वाज में जाएगा नहीं, जाएगा बाय हुम वाज इट पेंटेड। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। ओके, अब हमने सारे प्रश्नों को हल कर लिया है, और अब हम इस ऐसी स्थिति में हैं जहाँ पे मैंने पूरे पैसिव वॉइस को 21 घंटे में पढ़ाया है। यूट्यूब पे पहली बार कंप्लीट passive voice have been passive voice has been taught on YouTube, in YouTube, first time in the history. Okay, so I hope that you all are fine and fantastic, doing everything well in your life, and you are enjoying your each and every single moment of your life. And for the upcoming videos, you are curious a lot to see and to meet with me. So let's see in the next video. So bye bye and take care.